शहर की घुटन भरी गर्मी ने मेरी बच्ची कुची ताकत भी निचोड़ ली थी। मेरा भारी पेट साफ बता रहा था कि मेरे बच्चे की आमद में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं था। मैं ट्रेनिंग रूम के फर्श पर बैठी सोफे से टेक लगाए हुए थी। मेरे पांव इतने सूज चुके थे कि इन्हें हिलाना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। खिड़की के बाहर अचानक घने बादल छा गए और कुछ ही देर में मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। शीशों से टकराती बारिश की आवाज पूरे फ्लैट में गूंज रही थी, मगर इस शोर के बावजूद मुझे अपना घर गैर मामूली तौर पर खामोश और वीरान महसूस हो रहा था। चंद घंटे पहले तक रफी मेरे सामने मौजूद था। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहा था और बार बार जरूरी कागजात देख रहा था। मैंने इसका हाथ थामकर धीमी आवाज में कहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पेट बार बार अकड़ रहा है, क्या तुम अपनी मीटिंग चंद दिन आगे नहीं करवा सकते? इसने मेरी तरफ देखा जरूर, मगर इसकी आंखों में मेरी परेशानी से ज्यादा अपनी तरक्की की फिक्र थी। इसने कहा, मरियम, यह मौका मेरे लिए बहुत अहम है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है। तुम बिलावजह खौफजदा हो रहे हो। अम्मी ने कहा है कि वो तुम्हारे पास रहेंगी। मैं चाहती थी कि वो मेरी आंखों में छुपा खौफ समझ ले, मगर इसने सिर्फ तसल्ली दी और चला गया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने हाथों से इस घर का एक एक कोना सजाया था, मगर इस दिन पहली बार महसूस हुआ कि खूबसूरत दीवारें भी इंसान की तन्हाई खत्म नहीं कर सकती। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और आहिस्ते से कहा, मेरे बच्चे, घबराना मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। फिर मैंने अपने सास नसरीन को फोन किया। सुबह उन्होंने खुद कहा था कि वो मेरे लिए खाना और कुछ जरूरी चीजें लेकर आएंगी। हमारे ताल्लुकात कभी ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरे पास इनके अलावा कोई सहारा भी नहीं था। मेरे वालिदैन गांव में थे और फसल का मौसम होने की वजह से मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सास को कई मरतबा फोन किया, मगर हर बार सिर्फ घंटी बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो रास्ते में होंगे। किसी तरह उठकर मैं किचन तक पहुंची और अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाने लगी। अचानक मेरे पेट के निचले हिस्से में एक तेज खिंचाव उठा। मेरे हाथ से चम्मच छोड़कर नीचे जा गिरा और मैं घबराकर काउंटर का सहारा लेकर खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद दर्द कुछ कम हुआ, मगर मेरे अंदर खौफ मजीद बढ़ गया। अगर ये जचकी के दर्द की इब्तिदा थी तो मैं अकेली क्या करती? हॉस्पिटल कैसे पहुंचती? बाहर इतनी शदीद बारिश थी कि सड़कें भी शायद पानी से भर चुकी थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी की सबसे मुश्किल मोड़ पर मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। इधर मैं अपने फ्लैट में दर्द और खौफ से लड़ रही थी और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी सास मेरे बारे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला कर चुकी थी। पुराने शहर में इनके घर से पूरा खानदान बाहर जाने की तैयारी में मसरूफ था। इनके शौहर जमील, बेटी सायरा, बड़ी बेटी माहिन, इसका शौहर इरहम और दोनों बच्चे सब अपने सामान के साथ खड़े थे। दरअसल नसरीन ने कई हफ्ते पहले ही सबके लिए चंद दिन की तफरीह का इंतजाम कर लिया था। सायरा आईने के सामने खड़ी अपने बाल दुरुस्त करते हुए बोली, अम्मी, भाभी की हालत तो कभी भी बदल सकती है, अगर इन्हें अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा तो? नसरीन ने बेफिक्री से जवाब दिया, हॉस्पिटल इसे काम के लिए होते हैं, डॉक्टर है, नर्सें हैं, सब संभाल लेंगे। मैं यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? इनकी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई, मगर किसी ने इनकी मुखालिफत नहीं की। जमील ने हस्बे मामूल खामोशी से सामान उठाया। माहिन और इरहम भी अपनी छुट्टी के मंसूबों में मसरूफ रहे। किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं की कि जिस बच्चे के आमिर का पूरा खानदान इंतजार कर रहा था, इसकी माँ इस वक्त अपने घर में अकेली थी। लेकिन नसरीन की असल चाल अभी बाकी थी। सब लोग गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि वो अचानक रुकी और बोली, एक जरूरी चीज घर में रह गई है, तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। सबके बाहर इंतजार करने के दौरान वो दोबारा घर में दाखिल हो गए, मगर अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा ट्रेनिंग रूम के एक बंद दराज के पास पहुंचे। उन्होंने दराज खोला और इसमें से एक मोटी फाइल निकाली। फाइल को अपने बैग में रखते हुए इनके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला अपने साथ ले जा रही हो। बाहर खड़े खानदान को उन्होंने यही बताया कि गांव से एक जरूरी खबर आई है, इसलिए वो बाद में रवाना होंगी। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। जैसे ही सबकी गाड़ी वहां से निकली, नसरीन ने फौरन एक दूसरी गाड़ी रोकी और ड्राइवर को मेरा अपार्टमेंट बता दिया।
वो रास्ते भर अपना बैग गोद में मजबूती से पकड़े बैठी रही। बाहर बारिश मुसलसल बरस रही थी और इनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। मुझे क्या मालूम था कि जिस औरत का मैं बेचैनी से इंतजार कर रही थी वो मेरे पास मदद करने नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा फैसला लेकर आ रही थी जो आने वाले वक्त में मेरे पूरे खानदान को बदल देने वाला था। नसरीन जाते जाते बस इतना कह गई थी, तुम्हें तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो हॉस्पिटल चली जाना। मैं गाँव जा रही हूँ और मालूम नहीं कब वापस आऊँगी। मैं दरवाजे के पास खड़ी इन्हें देखती रही, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खटका पैदा हो गया था। इनके लिबास और बातों में वाज़ा तज़ाद था। अगर वो वाकई गाँव जा रही थी तो इतनी तैयारी क्यों? नफीस लिबास, संवरी हुई सूरत और वो जूते जो वह आमतौर पर किसी दावत के बगैर नहीं पहनती थी। मुझे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मैं दीवार का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे तक पहुंची। वहां पहुंचकर मुझे याद आया कि कुछ देर पहले बेडरूम की तरफ से हल्की सी आवाज़ आई थी। मैंने एहतियात से बिस्तर के करीब जाकर चादर एक तरफ की। गद्दे के किनारे को उठाते ही मेरी नज़र लकड़ी के तख्ते के नीचे रखी। एक भूरी रंग की फाइल पर पड़ी। वो आम कागजात जैसी नहीं थी। फाइल पर कोई नाम नहीं था, मगर इसे इस तरह छुपाया गया था कि साफ जाहिर होता था कि इसे जानबूझकर नजरों से दूर रखा गया है। मैंने इसे उठाया तो हाथ कांपने लगे। अंदर कई कागजात थे। मेरे जहन में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद मुझे इसे वही रख देना चाहिए, मगर दिल ने कहा कि अगर ये चीज मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है तो खामोश रहना खुद अपने लिए खतरा मोल लेना होगा। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई और फाइल को घूरने लगी। एक तरफ आने वाले बच्चे की फिक्र थी और दूसरी तरफ इस औरत का बदलता हुआ रवैया, जिसे मैं पहले ही कभी दिल से समझ नहीं पाई थी। मैंने फैसला किया कि असल फाइल अपने पास रखूंगी, मगर अगर नसरीन वापस आकर इसे तलाश करें तो इन्हें फौरन अंदाजा नहीं होना चाहिए कि मुझे इसका इल्म हो चुका है। मैंने कमरे से चंद पुराने कागजात निकाले, इन्हें इसी तरह तरतीब दिया और एक सादा फोल्डर में रखकर वही छोड़ दिया। असल फाइल अपने बैग के अंदर महफूज कर ली। अभी मैंने बैग बंद ही किया था कि पेट में ऐसा दर्द उठा कि मेरे मुंह से बेख्तियार सुसक्की निकल गई। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ मजीद रुकना दानिशमंदी नहीं होगी। मैंने बच्चे के चंद कपड़े, जरूरी दवाएं और अपने कुछ सामान के साथ छोटा सा बैग तैयार किया। ज्यादा चीजें जानबूझकर नहीं ली, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मुझे कितने दिन घर से दूर रहना पड़ेगा। फ्लैट से निकलते हुए मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। यही घर कभी मेरी खुशियों का मरकज था, मगर इस रात इसकी दीवारें मुझे अजनबी लग रही थी। नीचे पहुंचकर मैंने गाड़ी मंगवाई। ड्राइवर ने मेरे भारी पेट और हाथ में मौजूद छोटे बैग को देखा तो फौरन पूछा, बाजी हॉस्पिटल ले चलो। मैंने नफी में सर हिलाया और अपने घर वालिदैन के गांव का नाम बताते हुए कहा, मुझे वहां ले चले। शायद मेरी आवाज में छुपा खौफ वो समझ गया था, इसलिए इसने मजीद सवाल नहीं किया। गाड़ी बारिश में भीगती सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। शहर की रोशनियां एक एक करके पीछे रह गई और कुछ घंटों बाद खिड़की के बाहर खेत दिखाई देने लगे। गीली मिट्टी और फसल की खुशबू ने मेरे अंदर अजीब सा सुकून भर दिया। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने सही फैसला किया है। रात गए जब गाड़ी मेरे वालिदैन के घर के सामने रुकी तो सहन में मध्यम रोशनी जल रही थी। मेरे वालिद जाग रहे थे, जबकि अम्मी अगली सुबह के काम के लिए सब्जियां तरतीब दे रही थी। मुझे अचानक दरवाजे पर खड़ा देखकर दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। अम्मी भागकर मेरे पास आई और मुझे देखते ही पूछने लगी, बेटी इस वक्त पर तुम अकेली क्यों आई हो? मैं जवाब देने के बजाय इनसे लिपट गई। कई घंटों से सीने में दबा खौफ आंसू बनकर बहने लगा। अम्मी मुझे अंदर ले गई, गरम चाय दी और बार बार मेरे सर पर हाथ फेरती रही। जब कुछ देर बाद मैं संभली तो अब्बा भी मेरे सामने आकर बैठ गए। दोनों की नजरें मुझसे एक ही सवाल पूछ रही थी, मगर वो मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैंने आहिस्ता से अपना बैग खोला और वो फाइल निकालकर इनके सामने रख दी। अब्बा ने पहला कागज उठाया तो इनकी पेशानी पर बल पड़ गई। ये किसी जायदाद या माली मामले की दस्तगियाज नहीं थी। सबसे ऊपर एक निजी क्लिनिक की रिपोर्ट थी जिस पर एक औरत का नाम दर्ज था, सलमा नाज उमर, और तभी मालूमात पढ़ते ही मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई। रिपोर्ट में एक ऐसी बीमारी का जिक्र था जिसका ताल्लुक मेरे खानदान के किसी फर्द से नहीं बनता था, लेकिन अगले सफे पर दर्ज
चंद सतरें पढ़ते ही अब्बा ने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में हैरत से ज्यादा तशवीश थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे लगता है तुम जिस बात से डरकर यहाँ आई हो, असल मामला इससे कहीं बड़ा है। मैं खामोश बैठी रही। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नसरीन ने जो छुपाया था वो सिर्फ मेरे खिलाफ कोई चाल नहीं थी। इस फाइल में मेरे शौहर के खानदान से जुड़ा ऐसा मामला मौजूद था जिसका असर मेरे आने वाले बच्चे की जिंदगी पर भी पड़ सकता था। जैसे ही मेरी नजर रिपोर्ट में दर्ज बीमारी के खाने पर पड़ी, मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसमें एक संगीन जहनी बीमारी का जिक्र था और साथ ये भी लिखा था कि बच्चे की पैदाइश के बाद शदीद जहनी दबाव का खतरा हो सकता है, जिसके बाद मरीज अपने या दूसरों के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। रिपोर्ट के आखिर में एक क्लिनिक के महर और ऐसे डॉक्टर की दस्तखत थे जिसका नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। अम्मी ने कागज मेरे हाथ से लिया और बार बार पढ़ने के बाद हैरत से मेरी तरफ देखा। इनकी आवाज कांप रही थी। बेटी, ये क्या लिखा है? क्या किसी ने तुम्हें जानबूझकर बीमार साबित करने की कोशिश की है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अगला कागज खोला तो मेरे हाथ मजीद कांपने लगे। ये कानूनी बयान था जिसमें दर्ज था कि मेरी जहनी हालत दुरुस्त नहीं और मैं अपनी जायदाद, बैंक की बचत और माली मामलात की निगरानी अपने सास के सुपुर्द करने पर रजामंद हो। मजीद ये कि अगर मुझे इलाज की जरूरत पड़े तो मेरे बच्चे की आर्जी देखभाल का इख्तियार भी इन्हें हासिल होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। यह महज कोई गलत फहमी नहीं थी। किसी ने बाकायदा मंसूबा बनाकर मेरे खिलाफ ऐसे कागजात तैयार करवाए थे जिन्हें बाद में मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। मुझे फौरन समझ आ गया कि रफ़ी का अचानक सफर, घर वालों का एकदम शहर से चले जाना और नसरीन का अजीब रवैया एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शायद इनका मंसूबा यह था कि मेरी हालत को खराब जाहिर करके मुझे लोगों की नज़रों में गैर मुतवाज़न साबित किया जाए, फिर इन्हीं कागजात की बुनियाद पर मेरे फैसले और मेरी मलकियत पर कब्जा कर लिया जाए। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाई गई थी। अब्बा ने जब कागजात देखे तो इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा, किसी माँ के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? अपनी ही बहू और आने वाले बच्चे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। मगर अजीब बात यह थी कि इस बार मैं नहीं रो रही थी। मेरे अंदर ये खामोश सा अज़म पैदा हो चुका था। मैंने कागजात को दोबारा देखा और दिल में फैसला किया कि जिन दस्तावेज़ात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था, अब वही मेरे लिए सबसे अहम सबूत बनेंगे। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें किसी की लालच की कीमत नहीं बनने देगी। गांव की रात शहर के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बाहर दरख्तों के दरमियान झींगड़ों की आवाजें आ रही थी और कमरे की छत पर पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। मैंने ये कि कागज दोबारा गौर से पढ़ा। जिस अपार्टमेंट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, इसमें मेरी बरसों की मेहनत शामिल थी। शादी के वक्त मेरे वालिदैन ने भी अपनी महदूद इस्ताअत के बावजूद मेरी मदद की थी। बाकी रकम मैंने खुद मुख्तलिफ काम करके और घर बैठे छोटा सा कारोबार चलाकर जमा की थी। कई रातें मैंने जाकर काम किया था ताकि हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ महफूज कर सकूं। अब इन्हीं चीज़ों पर कब्जा करने के लिए मेरी जहनी सेहत को बुनियाद बनाया जा रहा था। कागजात बेज़ाहिर बहुत बाकायदा थे, मगर इनमें कई ऐसी बातें थी जो मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। ना मुझे किसी डॉक्टर ने कभी ऐसी बीमारी बताई थी, ना मैंने कभी किसी नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत महसूस की थी, और ना ही मैंने किसी कानूनी दस्तावेज़ पर अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे। यही बात मेरे लिए सबसे मजबूत इशारा थी कि ये सब कुछ पहले से तैयार किया गया था। अम्मी ने मेरा हाथ थाम कर पूछा, लेकिन राफी ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने वाला लगता था। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मैंने थकी हुई आवाज में कहा, शायद वो बुरा इंसान बनकर पैदा नहीं हुआ था, मगर अपनी ख्वाहिशात के सामने कमजोर जरूर हो गया। इसे तरक्की चाहिए थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, और शायद इसने ये सोच लिया था कि अगर वो बराह रास्त कुछ नहीं करेगा तो गुनाह भी इसके सर नहीं आएगा। अब्बा ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर मजबूत लहजे में कहा, तुम अभी किसी चीज की फिक्र नहीं करोगी।
तुम और बच्चा यही रहोगे। हमारा घर छोटा है, मगर तुम दोनों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बाकी मामला कानून देखेगा। उन्होंने अम्मी से कहा कि सुबह होते ही खानदान के एक जानने वाला कानूनी मशीर से राबिता किया जाए और तमाम कागजात महफूज रखें। मैंने भी असल फाइल अलग करके अब्बा के पुराने बैग में रख दी। अब मुझे मालूम था कि जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाना होगा। मेरा फोन अभी तक खामोश था। न रफ़ी का कोई पैगाम आया था और न नसरीन का। शायद इन्हें यकीन था कि मैं अब भी इसी फ्लैट में मौजूद होंगी और इनके मंसूबे से बेखबर बैठी होंगी। इन्हें यह मालूम नहीं था कि इनकी अपनी तैयार की हुई फाइल मेरे वालिदैन के घर पहुंच चुकी है। मैंने फोन एक तरफ रखा और पहली बार दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे मालूम था कि ये जंग आसान नहीं होगी, लेकिन अब मैं तन्हा नहीं थी। मेरे वालिदैन मेरे साथ थे, मेरे पास सबूत थे और सबसे बढ़कर मुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत रहना था। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक पेट में एक शदीद दर्द उठा। इस बार दर्द पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मैंने फौरन पेट को थामा और कराते हुए अम्मी को पुकारा। अम्मी घबराकर मेरे पास आई। अब्बा भी फौरन खड़े हो गए। चंद लम्हों में ही मुझे अंदाजा हो गया कि शायद वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार और खौफ दोनों मेरे दिल में कई महीनों से साथ साथ पल रहे थे। मेरा बच्चा शायद इसी रात दुनिया में आने वाला था और मुझे खबर नहीं थी कि इसकी पैदाइश मेरे ससुराल वालों की साजिश का इख्तिमाम बनेगी या ये एक नई जंग की शुरुआत। एक दिन और एक रात के दर्द के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब मुझे हॉस्पिटल के सफेद तेज रोशनियों वाले कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर ने मुआयना करके बताया कि विलादत का मरहला शुरू हो चुका है और अब मुझे फौरन तैयारी करनी होगी। अम्मी को दरवाजे के बाहर रोक दिया गया था, मगर शीशे के एक छोटे से हिस्से में इन्हें आते जाते देख सकती थी। इनके दोनों हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और होंठ मुसलसल अल्लाह का नाम ले रहे थे। शदीद तकलीफ के बावजूद मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। इस वक्त ना राफिया मेरे जहन में था, ना नसरीन और ना ही इनकी साजिश। मेरे सामने सिर्फ मेरे बच्चे का तस्वर था और ये ख्वाहिश कि मैं इसे एक महफूज जिंदगी दूं। दर्द की हर लहर मुझे अंदर तक तोड़ रही थी। पसीने से मेरे बाल भीग चुके थे, मगर डॉक्टर बार बार हौसला दे रही थी। बस थोड़ी सी हिम्मत और बच्चा आने वाला है। मैंने अपनी बाकी मानिंदा ताकत जमा की और पूरी कोशिश की। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे जिस्म का सारा बोझ हल्का हो गया हो और अगले ही लम्हे कमरे में एक नन्ही सी रोने की आवाज गूंज उठी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। मेरी बेटी इस दुनिया में इन लोगों के दरमियान आई थी जो वाकई इससे मोहब्बत करते थे। नर्स जब इसे मेरे करीब लाई तो मैंने इसे पहली बार देखा। इसके नन्हे से चेहरे, घने बालों और हरकत करते हुए हाथों को देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे गुज़िश्ता कई दिनों की अज़ियत एक लम्हे में कहीं दूर चली गई हो। मैंने इसका नाम ज़ैनब रखा। ये नाम मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि मेरी बेटी के लिए एक दुआ थी। मैं चाहती थी कि वो दौलत से ज्यादा अच्छे इखलाक की वारिस बने, लोगों के दुख को समझने वाली और मुश्किल वक्त में सच का साथ देने वाली बने। मैंने इसे सीने से लगाया तो वो खामोश हो गई, जैसे इसे भी अपनी माँ की धड़कन पहचान आ गई हो। अम्मी ने जब अपनी नवाजी को देखा तो इनकी आंखों में खामोशी के आंसू आ गए। वो बार बार इसका चेहरा देखकर दुआएं देती रही। अगली सुबह अब्बा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वो मेरे बिस्तर के पास बैठे और बड़ी एहतियात से ज़ैनब के नन्हे पाँव को छुआ। इनके चेहरे पर कई दिन बाद ऐसी खुशी नजर आई जिसने मेरे दिल को भर दिया। हमारे गांव के छोटे से हॉस्पिटल का माहौल भी शहर के बड़े और महंगे हॉस्पिटलों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ आसपास के लोग एक दूसरे का हाल पूछने आते। कोई फल रख जाता और कोई घर का बना हुआ दूध या खाना दे जाता। किसी के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर सबके दिल बड़े थे। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि शहर के इस बड़े फ्लैट में हर आसाइश मौजूद थी, मगर अपनायत कहीं नहीं थी। जबकि यहाँ सादा कमरों के बावजूद मुझे हर तरफ इंसानियत दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे दिल में यह बात भी थी कि ये सुकून हमेशा नहीं रहने वाला। मुझे मालूम था कि राफी और इसका खानदान जैसे ही वापस आएगा वो मुझे तलाश करेंगे। इन्हें मालूम होगा कि मैं फ्लैट से निकल चुकी हूँ। फिर सवाल उठेंगे कि वो कागजात मेरे हाथ कैसे लगे और इनका मंसूबा कैसे नाकाम हुआ। मैंने ज़ैनब को अपनी बाहों में देखा और दिल ही दिल में अहद किया कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अब लड़ाई सिर्फ मेरे घर या पैसों की नहीं थी,
میری بیٹی کا مستقبل بھی اسی فیصلے سے جڑا ہوا تھا۔ امی ہر روز میرے لیے گرم کھانا، سبزیاں اور دودھ لاتی رہی اور مجھے تاکید کرتی رہی کہ اپنی صحت سنبھالو۔ ابا نے میری بات سن کر اس کلینک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی، جس کی مہر ان کے کاغذات پر لگی تھی۔ چند دن کی کوشش کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹا سا نجی کلینک تھا اور اس کے مالک کا نسرین کے خاندان سے پرانا تعلق تھا۔ اس ایک اطلاع نے میرے خدشات کو مزید مضبوط کر دیا۔ اب معاملہ صرف شک نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے پیچھے موجود تعلقات کی ایک کڑی بھی سامنے آنے لگی تھی۔ زینب کی پیدائش کے تیسرے دن میرا فون اچانک بج اٹھا۔ اسکرین پر رفیع کا نام روشن ہو رہا تھا۔ میں نے یہ گہری سانس لی اور امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کال ملاتے ہی دوسری طرف شور سنائی دی۔ رفیع نے ایسے انداز میں بات کی جیسے کئی دنوں سے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ امی تمہارے پاس ہے نا؟ میں نے سکون سے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ چند لمحے عام باتیں کرتا رہا، پھر اچانک اس کی آواز میں غیر معمولی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے پوچھا، اچھا، امی نے جو خاص چیز تمہیں دی تھی وہ تم نے سنبھال کر رکھ دی تھی نا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اسے ایک مخصوص جگہ رکھنا ضروری ہے۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی بات سنی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ جس چیز کو نسرین نے میرے گھر میں چھپایا تھا، اس کے بارے میں رافیہ کو بھی پوری معلومات تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں ذرا بھی گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی اور صرف اتنا کہا، ہاں، میں نے اسے بالکل اسی طرح رکھ دیا تھا جیسے کہا گیا تھا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر رافیہ نے اطمینان کی سانس لی۔ مجھے اسی لمحے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ ان کی چال کامیاب ہو چکے ہیں۔ میں نے فون بند کیا، زینب کو اپنے سینے سے لگایا اور خاموشی سے مسکرا دی۔ اب پہلی بار میرے ہاتھ میں صرف ثبوت نہیں تھا بلکہ ان کے منصوبے کی تصدیق بھی تھی۔ رافیہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں کا بچھایا ہوا جال ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ میں نے بھی بالکل مطمئن لہجے میں جواب دیا، ہاں، امی آئی تھی اور جو چیز وہ دے کر گئی تھی میں نے اسے بہت محفوظ جگہ رکھ دیا ہے۔ تمہیں اس کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سنتے ہی اس کی آواز میں اطمینان محسوس ہوا۔ اس نے کہا، یہ بہت اچھی بات ہے، بس امی کی ہر بات مانتے رہنا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کل جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ کبھی یہی آواز میرے لیے دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہوا کرتی تھی، مگر آج اسی آواز کے پیچھے چھپی حقیقت نے میرے دل کو توڑ دیا تھا۔ جس شخص کو میں اپنا محافظ سمجھتی رہی، وہی اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے ذہنی مریض ثابت کرنے کی منصوبے میں شریک تھا۔ میں نے کال ختم کی تو کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ پھر میں نے ابا اور امی کو ساری گفتگو بتا دی۔ ابا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی کبھی انسان کا اصل چہرہ مشکل وقت میں ہی سامنے آتا ہے۔ امی غصے سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، انہیں آنے دو، جب اپنی بیٹی اور نوازی کو ہمارے گھر دیکھیں گے تو ان کے چہرے دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ میں نے امی کا ہاتھ تھام کر انہیں روک دیا۔ ابھی غصے سے نہیں، ثبوت سے کام لینا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ صرف گھر کا جھگڑا بن کر رہ جائے۔ اگر انہوں نے جعلی طبی رپورٹ اور قانونی کاغذات تیار کروائے ہیں تو انہیں قانون کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اسی دن میں نے اپنی پرانی دوست ہنا سے رابطہ کیا۔ کالج کے زمانے سے وہ میری سب سے قریبی دوست تھی اور اب شہر میں وکالت کرتی تھی۔ میں نے اسے پوری صورتحال بتائی اور ان کاغذات کی تصاویر بھی بھیج دی۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہنا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مریم، یہ معمولی خاندانی تنازع نہیں ہے۔ اگر یہ دستاویزات واقعی جعلی ہیں اور کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں تو معاملہ بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ ابھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنا مقام کسی کو نہ بتاؤ۔ انہیں یہی سمجھنے دو کہ تم شہر والے گھر میں موجود ہو اور ان کی چال سے بے خبر ہو۔ جتنی دیر وہ اپنی منصوبہ بندی پر عمل کرتے رہیں گے، اتنے ہی زیادہ ثبوت ہمارے ہاتھ آ سکتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ رافی صرف لائم شوہر نہیں تھا۔ اس کے فون پر کہی ہوئی چند باتیں واضح کر چکی تھی کہ اسے اپنے ماں کے منصوبے کا علم تھا اور وہ جان بوجھ کر اس میں شامل تھا۔ یہ حقیقت میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، مگر اسی درد نے مجھے ایک فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دی۔ میں نے اپنی بیٹی زینب کو دیکھا جو میری باہوں میں سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، میری بیٹی کو ایسے باپ کی ضرورت نہیں
जो इसकी माँ को ही नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाए, और मुझे भी ऐसी शादी का बोझ उठाने की जरूरत नहीं जिसमें एतमाद बाकी ना रहा हो। हिना ने दोबारा फोन करके कहा कि सबसे पहले इस निजी क्लिनिक और रिपोर्ट पर दस्तखत करने वाले डॉक्टर की मुकम्मल मालूमात हासिल करना जरूरी है। वो मुताल्लिका इदारों से तस्दीक करेगी कि आया इस डॉक्टर और क्लिनिक को ऐसे तभी रिपोर्ट जारी करने का कानूनी इख्तियार भी हासिल था या नहीं। अगर रिपोर्ट जाली साबित हुई तो यही कागज नसरीन और इसके साथियों के खिलाफ एक अहम सबूत बन सकते थे। मैंने तमाम असल दस्तावेज़ात अलग महफूज कर दी और इनके नकुल हिना को भेज दिए। अब हमारी कोशिश सिर्फ साजिश को रोकना नहीं थी, बल्कि ये साबित करना भी थी कि यह मंसूबा कब, कैसे और किसके कहने पर तैयार हुआ। मेरे ससुराल में एक और औरत भी थी जिस पर मुझे किसी हद तक भरोसा था। वो राफी के बड़े भाई की बीवी सारा थी। सारा नरम मिजाज और सादा तबीयत की औरत थी। नसरीन इसे बरसों से सिर्फ इसलिए ताने देती रही थी कि इसका मायके माली तौर पर कमज़ोर था। वो अक्सर सारा का मुवाजना मुझसे करती और इसे कमतर साबित करने की कोशिश करती। मैंने कई बार सारा की आंखों में वो खामोश तकलीफ देखी थी जिसे वो किसी के सामने बयान नहीं करती थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद सारा को नसरीन के रवैये और घर के अंदर होने वाली कई ऐसी बातों का इल्म हो जो हमारे लिए इस साजिश की अगली कड़ी साबित हो सकती है। मैंने हिना से इसका जिक्र किया तो इसने फौरन कहा, अगर सारा वाकई कुछ जानती है तो इसे दबाव में लाए बगैर बात करो। हो सकता है वो हमें सच बता दें जिस तक हम अभी नहीं पहुंच सके। मैंने ज़ैनब को अपने करीब किया और दिल में फैसला किया कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगी। दुश्मन को यह महसूस नहीं होने देना था कि इसका राज खुल चुका है, क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत जवाब शोर नहीं बल्कि खामोशी से जमा किए गए सबूत होते हैं। और मुझे यकीन था कि नसरीन और राफी अपनी अगली चाल खुद ही चलने वाले थे। सारा के साथ मेरा रिश्ता कभी बहुत गहरा नहीं रहा था। नसरीन की बातों और मुसलसल मुवाजनों की वजह से हम दोनों देवरानी और जेठानी के दरमियान भी एक फासला सा पैदा हो गया था। हालांकि मैं जानती थी कि सारा दिल की बुरी औरत नहीं। मैंने एक महफूज जरिए से इसे पैगाम भेजा और वापसी के सफर के बारे में पूछा। इसका जवाब फौरन आ गया। इसने बताया कि पूरा खानदान वापस आने की तैयारी कर रहा है, मगर इसके अल्फाज से साफ महसूस हो रहा था कि वो शायद खौफ ज्यादा है। फिर इसने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे खदशात को मजीद मजबूत कर दिया। सारा ने कहा कि रवानगी से एक रात पहले वो गलती से नसरीन के कमरे के करीब से गुजरी थी और अंदर से इसने नसरीन और सायरा को मेरी जचगी के फौरन बाद मुझे एक दूर दराज जहनी नकादशत के मरकज में दाखिल करवाने की बात करते सुना था। नसरीन ये भी कह रही थी कि अगर मंसूबा कामयाब हो गया तो वह सायरा को इतनी रकम देगी कि वो अपनी पसंद की नई गाड़ी खरीद सके। सारा ने एतराफ किया कि वो सब कुछ सुनकर बहुत डर गई थी, मगर बरसों से नसरीन के दबाव में रहने की वजह से किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसे खौफ था कि अगर नसरीन को इसके बारे में मालूम हो गया तो इसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसका पैगाम पढ़कर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। कम से कम इस घर में एक ऐसा शख्स तो था जिसके ज़मीर ने इसे मुकम्मल खामोश रहने नहीं दिया। मैंने सारा का शुक्रिया अदा किया और इसे कहा कि जब सब लोग वापस आए तो वो नसरीन और राफिया की हर हरकत पर नजर रखे। सारा ने वादा किया कि अब वो खामोशी तमाशाई नहीं बनेगी। इसी दौरान हिना ने मुझे एक और अहम खबर दी। इसे नसरीन के घर में पहले काम करने वाले एक साबिका मुलाजिम से राबिता हुआ था। इस औरत को नसरीन ने कई माह की इजरत रोके बगैर घर से निकाल दिया था, इसलिए वो आज भी इनसे सख्त नाराज थी। इसके पास एक पुरानी सोती रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिसमें नसरीन किसी शख्स से कानूनी कागजात और सरकारी महल जैसी चीजें तैयार करवाने के बारे में बात कर रही थी। हिना ने कहा कि अगर रिकॉर्डिंग की बाकायदा तस्दीक हो सकी तो यह हमारे लिए इंतहाई अहम सबूत बन सकते हैं। इस खबर ने मुझे पहली बार महसूस कराया कि यह लड़ाई शायद इतनी एक तरफा नहीं जितनी मुझे शुरू में लग रही थी। मेरे पास असल फाइल थी। हिना कानूनी रास्ता देख रही थी, सारा अंदर की खबरें दे रही थी और अब एक साबिक मुलाजिमा भी अहम मालूमात फराहम करने को तैयार थी। सबसे बढ़कर मेरे वालिदैन पूरी तरह मेरे साथ खड़े थे। शाम को मैं सहन में बैठी आसमान को देख रही थी। ज़ैनब झूले में सो रही थी और इसके नन्हे हाथ कभी कभी बेख्तियार हरकत कर रहे थे। मैंने इसे देखा और दिल में कहा,
تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ چند گھنٹوں یا دنوں میں رافیہ اور اس کا خاندان واپس آ کر سب کچھ تلاش کرے گے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ میں اب بھی اسی فلیٹ میں ان کے جال میں پھنسی بیٹھے ہوں گی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نہ صرف وہاں سے نکل چکی تھی بلکہ ان کے منصوبے کا سب سے اہم حصہ بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انصاف کا راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اب مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مگر سچ کو ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ان کی واپسی کے فلائٹ شہر کے ہوائی اڈے پر اتری۔ پورا خاندان مہنگے تحفے اور خریداری کے سامان سے بھرے بیگ اٹھائے اپارٹمنٹ پہنچا۔ نسرین کے چہرے پر بظاہر خوشی تھی، مگر اس کے اندر چھپی بے چینی واضح تھی۔ اسے یقین تھا کہ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی اگلی چال مکمل کریں گی۔ رافیہ نے دروازہ کھولا تو اندر غیر معمولی خاموشی تھی، نہ کسی کے چلنے کی آواز، نہ کسی کے ہونے کا احساس۔ اپارٹمنٹ صاف تھا، جیسے کئی دنوں سے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ نسرین نے رافیہ کو ایک طرف کیا اور تیزی سے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کی نظریں سیدھا بستر پر تھی۔ وہ جلدی سے گدے کا کونا اٹھانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے ساری رنگت غائب ہو گئی۔ وہاں اصل فائل کے بجائے پرانے اخبار طے کر کے رکھے گئے تھے۔ انہیں اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ دور سے بالکل وہی محسوس ہو جیسا کوئی بھرا ہوا لفافہ رکھا ہو۔ نسرین نے غصے سے اخبار زمین پر پھینکے اور پورا بستر الٹ پلٹ کر دیا۔ اس نے الماری کھولی، درازیں دیکھی اور میرے تیار کیے ہوئے سامان کو تلاش کیا، مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ رافیہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا کر اندر آیا اور پوچھا، امی کیا ہوا؟ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ نسرین نے اسے گھور کر دیکھا اور کانپتی آواز میں کہا، وہ فائل کہاں گئی؟ یہاں صرف یہ کاغذ کیوں ہے؟ رافیہ کے چہرے پر بھی خوف چھا گیا۔ اس نے فوراً میرا فون ملایا، مگر نمبر بند تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر تیسری بار، مگر ہر مرتبہ ناکامی ہوئی۔ اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوں۔ نسرین نے غصے میں کہا، اسے ہر حال میں تلاش کرو، وہ کہاں گئی ہے، کس کے پاس ہے، فوراً معلوم کرو۔ مگر اس کے لہجے میں میرے لیے فکر کا نام تک نہیں تھا۔ اسے یہ جاننے کی پریشانی نہیں تھی کہ اس کی حاملہ بہو اور نوزائیدہ بچی اس وقت کہاں ہے۔ اسے صرف اس فائل کی فکر تھی جو اس کے پورے منصوبے کو تیار کر سکتی تھی۔ سائرہ دروازے کے پاس کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بے اختیار کہا، شاید بھابھی کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ پہلے ہی چلی گئی۔ نسرین نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اور فوراً خاموش رہنے کو کہا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو لوگ مجھے اپنے منصوبے کے مطابق کمزور اور بے بس سمجھ رہے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شکار ان کے جال میں پھنسنے کے بجائے جال ہی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس دن وہ گھر واپسی کی خوشی منانے کے بجائے خوف اور بدحواسی کا مرکز بن گیا، اور سب سے زیادہ پریشان رافیہ تھا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ اگر وہ فائل غلط ہاتھوں میں پہنچ گئی تو صرف اس کی ماں ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اس سازش کا جواب دینے کے لیے قانون کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ رافیہ نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے اپنے دفتر کے ساتھیوں، جاننے والوں اور حتیٰ کہ میرے پرانے رابطوں تک سے پوچھ گچھ کی، مگر کسی کو میری موجودگی کا علم نہیں تھا۔ جو وقت گزرتا گیا، نسرین کی بے چینی بڑھتی گئی۔ آخرکار وہ تھک کر فرش پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس گھر کی قسمت ہی خراب ہے، ایسی چالاک بہو ملی ہے۔ مگر اس کے آنسوؤں کے پیچھے اب ایک حقیقی خوف چھپ چکا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ خاموش اور کمزور سمجھتی رہی، اس نے اس کے پورے منصوبے کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح جب پورا خاندان میرے بارے میں پریشان بیٹھا تھا، رافیہ کے دفتر کے ایک انترنی رابطے پر ایک نامعلوم پیغام موصول ہوا۔ ساتھ ایک نومولود بچے کی تصویر تھی اور پیغام میں لکھا تھا، مبارک ہو، تمہاری بیوی نے گاؤں کے ہاسپٹل میں بچے کو جنم دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ اسے ہاسپٹل میں ایک اور خاتون، جس کا نام بھی فاطمہ تھا، اپنے بچے کے ساتھ داخل تھی، اور اس کی تصویر غلطی سے رافیہ تک پہنچ گئی تھی۔ مگر رافیہ اس قدر پریشان تھا کہ اس نے تصویر کی تصدیق کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے فوراً تصویر اپنے ماں کو دکھائی۔ بچے کی تصویر دیکھتے ہی نسرین کے چہرے پر چھائی پریشانی ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آئی جیسے اسے کوئی بہت قیمتی چیز مل گئی ہو۔ وہ بھی اختیار بولی،
یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا وارث۔ پھر تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو شکل تو بالکل ہمارے خاندان پر گئی ہے۔ بیٹے کی خواہش نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر پردہ ڈال دیا تھا۔ چند لمحے پہلے تک جس فائل کے غائب ہونے پر وہ پریشان تھی، اب وہ بھی اسے یاد نہیں رہی تھی۔ نسرین نے فوراً سب کو حکم دیا کہ بیٹھ کر پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، سب اسی وقت میرے گاؤں چلیں گے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر واقعی میری گود میں بیٹھا ہے تو میں اسے ان سے دور نہیں رکھ سکوں گی، اور آخرکار اپنی جائیداد اور باقی معاملات پر ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ وہ رافیہ کو سمجھانے لگی کہ ماں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، بس بچے کو اپنے پاس لے آؤ، باقی کام خود آسان ہو جائے گا۔ اس کی سوچ میں رشتہ، محبت اور انسانیت کہیں پیچھے رہ چکے تھے۔ اس نے اپنے پوتے کو بھی اپنے لالچ کا ذریعہ سمجھ لیا تھا۔ اسے یہ خیال تک نہ آیا کہ تصویر کی تصدیق کیوں نہیں ہوئی، میں خاموش کیوں ہوں، یا مجھے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کپڑے، مٹھائیاں اور تحفے تیار کروانے شروع کر دیے، مگر یہ سب اپنی بہو کی خیریت پوچھنے کے لیے نہیں تھا۔ وہ اپنے میکے والوں کے سامنے اپنا روپ دکھانا چاہتی تھی اور یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ شہر میں رہنے والے اس خاندان کے پاس دولت اور اختیار دونوں ہے۔ رافیہ بھی اپنی ماں کی یقین میں آتا گیا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید میں ناراض ہو کر میکے گئی ہوں اور بچے کی پیدائش کے بعد چند میٹھی باتیں کرنے سے سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ نسرین اپنے بیٹے سائرہ اور 2 ایسے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر نکلی جنہیں وہ ضرورت پڑنے پر دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ راستے بھر وہ اپنے فرضی پوتے کے مستقبل کے منصوبے بناتے رہی، کبھی نام سوچتی، کبھی جشن کی بات کرتی اور کبھی رافیہ کو سمجھاتی کہ اگر میں کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کروں تو بچے کی مستقبل کا سہارا لے کر مجھ پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس کی خود غرضی اپنی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ایک بڑی گاڑی میرے والدین کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ نسرین نفیس لباس اور بھاری زیورات میں گاڑی سے اترے۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف تھا، مگر وہ لوگوں کے سامنے مسکراہٹ کا نقاب سجائے ہوئے تھی۔ رافیہ، سائرہ اور دونوں رشتہ دار بھی اس کے پیچھے اترے۔ کسی کے باہر آنے کا انتظار کیے بغیر نسرین تیز قدموں سے صحن میں داخل ہو گئی اور بلند آواز میں بولی، فاطمہ کہاں ہے؟ ہمیں بتایا تک نہیں کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ آخر ہمیں اتنی دور سے خود کیوں آنا پڑا؟ ابا صحن میں موجود تھے، انہوں نے سب کو دیکھا، آہستگی سے کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑ کر نہایت پرسکون انداز میں بولے، آئیے اندر تشریف لائیے۔ ان کے لہجے میں نہ خوف تھا نہ غصہ۔ وہ جانتے تھے کہ گھر کے اندر میں سب کچھ سن رہی ہوں اور اس بار حالات میرے خلاف نہیں تھے۔ نسرین نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے درمیان میں کھڑے ہو کر امی سے کہا، ہمیں اپنا وارث دکھائیں۔ سلیمان خاندان کا بچہ سلیمان خاندان میں ہی رہے گا، گاؤں میں پل کر آخر بچہ کیا بنے گا؟ امی نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا اور بہت تحمل سے جواب دیا، آواز آہستہ رکھے، فاطمہ ابھی ابھی ماں بنی ہے، بہت کمزور ہے، اسے سکون کی ضرورت ہے، کسی جھگڑے کی نہیں۔ سائرہ فوراً اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور تیز لہجے میں بولی، امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں تو کم از کم بچے کو فوراً ہمارے حوالے کریں۔ مگر اسی لمحے اندر سے میری آواز آئی، بچہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ پورا صحن خاموش ہو گیا۔ نسرین نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اس کے سامنے کھڑی ہونے والی تھی اور اس بار میرے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ سائرہ نے بھی فوراً اپنی ماں کے ہاں میں ہاں ملائی اور طنزیہ لہجے میں بولی، بھابھی بھی عجیب ہیں، پورے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اب بچے کو ایسے چھپا رہے ہیں جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ پھر اس نے رافیہ کی طرف دیکھ کر کہا، اتنے سیدھے بننے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے بچے کو لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میکے والے اسے اپنا سمجھ کر روک لیں۔ ان کی باتوں نے میرے والدین کے چھوٹے سے گھر کا سکون چھین لیا۔ سسرال والوں کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی غریب گھر میں نہیں بلکہ اپنی ملکیت میں داخل ہوئے ہوں۔ ان کے ساتھ آئے دونوں آدمی بھی صحن اور کمروں میں بے تکلفی سے گھومنے لگے، کبھی کسی دروازے کے اندر جھانکتے اور کبھی ادھر ادھر نظریں دوڑاتے، جیسے انہیں یقین ہو کہ یہاں کسی چیز پر ان کا حق ہے۔ ابا نے پھر بھی اپنا ضبط قائم رکھا۔ انہوں نے نہایت تحمل سے کہا، پہلے بیٹھ جائیں، سفر سے آئے ہیں، چائے پی لیجئے، پھر سکون سے بات کر لیں گے۔
मगर नसरीन ने चाय का कप हाथ से ही एक तरफ सरका दिया। गरम चाय मेज पर फैल गई और वो गुस्से से बोली, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई, मैं अपना पोता लेने आई हूँ और आज फातिमा का ये मामला हमेशा के लिए खत्म करके जाऊंगी। फिर इसने धमकी दी, अगर बच्चे को अभी मेरे हवाले ना किया गया तो मैं पुलिस को बुलाकर कहूंगी कि मैके वालों ने बच्चा छुपा रखा है। इनकी यह बात सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैं अंदर कमरे में ज़ैनब को सीने से लगाए बैठी थी। इनके मासूम चेहरे को देखते ही मेरे दिल का अस्तरब कुछ कम हो जाता। मैंने इसे मजीद मजबूती से थामा और दिल में कहा, मेरी बच्ची, अब तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मगर मैं अपने वालिदैन की मजीद तौहीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने आहिस्ता से ज़ैनब को अम्मी के हवाले किया, अपने कपड़े दुरुस्त किए और खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर आ गई। सहन में मौजूद हर शख्स की नजरें एक साथ मेरी तरफ उड़ गई। अभी चंद लम्हे पहले जहां बुलंद आवाजें गूंज रही थी, वहां अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने वक्त रोक दिया है। राफिया मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। इसने मेरा हाथ थामने की कोशिश की, मगर मैं फौरन ये कदम खींचे हट गई। मैंने इसे अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी। इसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन इसकी आंखों में वही बेचैनी छुपी हुई थी जिसे मैं अब अच्छी तरह पहचान चुकी थी। इसने मेरी हालत देखकर भी सबसे पहले ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, ज़चगी के दौरान मुझे कितनी तकलीफ हुई या इतने अहम वक्त में मुझे तन्हा छोड़कर जाने का इसे अफसोस है या नहीं। इसकी जबान पर सिर्फ एक सवाल था, बच्चा कहाँ है। इस एक जुमले ने मेरे दिल में बची कुची मोहब्बत भी खामोशी से खत्म कर दी। मैंने पहली बार इसे शौहर की नजर से नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की हैसियत से देखा जो अपने मुफाद के लिए अपनी बीवी और अपने ही बच्चे को भी इस्तेमाल करने से नहीं डरता था। राफिया ने नरम लहजे का ढोंग रचाते हुए कहा, अम्मी अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करती हैं, बस इसे देखने के लिए बेचैन थी, इसलिए गुस्से में कुछ ज्यादा कह गई। तुम्हें बड़ों के जज्बात समझने चाहिए। फिर इसने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि शहर में बच्चे के लिए हर सहूलत मौजूद है और इसने पहले ही एक अच्छे क्लिनिक में कमरा बुक करवाया हुआ है। आखिर में इसने वही बात दोहराई जिसका असल मकसद मुझे दोबारा अपने जाल में ले जाना था। अगर तुम्हें अम्मी का दिया हुआ वो लिफाफा पसंद नहीं आया तो मैं इनसे कहकर वापस करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले अम्मी की बात माननी होगी और बच्चे को लेकर हमारे साथ घर चलना होगा। मैं इसे देखती रही। यही वो शख्स था जिसके साथ मैंने कभी पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, मगर आज इसके अल्फाज मेरे दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक गहरा दुख पैदा कर रहे थे। वो मेरे और अपनी माँ के दरमियान खड़ा जरूर था, लेकिन मेरी हिफाजत के लिए नहीं। वो सिर्फ ये चाहता था कि मैं अपनी माँ के सामने सर झुका दूं। मैंने सीधा इसके आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें वाकई मालूम है कि तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या करने वाली थी। राफिया ने नजरें चुरा ली और बोला, जो हो गया इसे भूल जाओ। अब हमारे पास एक बच्चा है, हमें इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। फिर इसने वो जवाब पेश किया जिसने मेरे दिल को मजीद तोड़ दिया। इसने कहा कि अम्मी ने जो कुछ किया हमारे बच्चे और हमारी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया था। इन्हें डर था कि ज़चगी के बाद अगर मेरी ज़हनी हालत ख़राब हुई तो मैं अपने फैसले खुद नहीं कर पाऊंगी और सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। इसकी बातों से यह हकीकत मेरे सामने बिल्कुल वाज़ह हो गई कि राफिया इल्म नहीं था। वो जानता था कि मेरे खिलाफ क्या मंसूबा बनाया जा रहा है, फिर भी इसने खामोश रहकर अपनी माँ का साथ दिया था। नसरीन अब मजीद इंतजार नहीं कर सकी। वो गुस्से से राफिया पर चीखी, इतनी लंबी बातें करने की क्या जरूरत है, आगे बढ़ो और बच्चे को ले लो। इस औरत से इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिर इसने मेरी तरफ रुख किया और धमकी देते हुए कहा, अगर जरा भी अकल है तो बच्चा मेरे हवाले कर दो और बाकी कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं तुम पर एहसान करके तुम्हें खामोशी से जिंदगी गुजारने दूंगी, वरना तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैला दूंगी कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। राफिया वही खड़ा रहा। इसकी खामोशी शायद नसरीन की सबसे बड़ी ताकत थी। वो अपनी माँ को मुझे धमकाने से रोक सकता था, मगर इसने एक लफ्ज तक नहीं कहा। जब नसरीन के साथ आए दोनों आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगे और नसरीन ने मेरी गोद से बच्ची लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राफिया ने सिर्फ इतना कहा, बच्ची थोड़ी देर के लिए अम्मी को दे दो, वो इसे कुछ नहीं करेंगी, तुम बिलावजह डर रही हो। मेरे होठों पर एक तलख मुस्कुराहट आ गई। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और आहिस्ता से यह कदम खींचे हटकर
ابا کے قریب کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے رافی اور نسرین دونوں کو دیکھتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا، آج کے بعد نہ تم میرے شوہر ہو اور نہ آپ میری ساس۔ میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی اور میری بیٹی بھی کبھی اس ماحول میں قدم نہیں رکھے گی جہاں محبت سے زیادہ لالچ کی قیمت ہے۔ میری بات سنتے ہی رافیہ کے چہرے پر حیرت چھا گئی، جبکہ نسرین کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی اور ایسی باتیں کہنے لگی جن سے اس کے اندر چھپا تکبر اور نفرت سب کے سامنے آ گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں کسی صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں، تو وہ اچانک میری طرف لپکی اور چلائی، میرا وارث مجھے دو۔ میں نے گھبرانے کے بجائے سکون سے ایک طرف قدم بڑھایا، پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر پڑی شال کو آہستگی سے ہٹایا اور نسرین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ذرا غور سے دیکھ لیجئے، یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، میرے والدین کی نوازی اور میری جان زینب۔ یہاں کوئی ایسا وارث نہیں جس کے نام پر آپ اپنی ہوس پوری کر سکیں۔ نسرین جیسے وہی جم گئی، اس کی نظریں زینب کے معصوم چہرے پر ٹک گئی۔ چند لمحوں میں اس کے چہرے کی ساری سختی مانند پڑ گئی۔ رافیہ بھی حیران ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ جس بچے کی تصویر دیکھ کر وہ پورا خاندان یہاں تک دوڑا چلا آیا تھا، وہ ان کا بچہ تھا ہی نہیں، وہ محض ایک غلط پیغام اور غلط تصویر کی وجہ سے بنائی گئی یہ خوش فہمی تھی۔ نسرین کے ہونٹوں سے بھی اختیار نکلا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو لڑکا تھا۔ میں نے نہایت سکون سے جواب دیا، اوپر والا سب دیکھتا ہے، شاید اسی نے ایک بیٹی کو آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ میں نے زینب کو امی کی گود میں دیا اور پھر اپنے پاس موجود فائل اور ریکارڈنگ نکال لی۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ میں نے وہ فائل بند کرتے ہوئے کہا، یہ پہچانتی ہے آپ، یہی وہ کاغذات ہیں جو آپ نے روانگی سے پہلے میرے بستر کے نیچے چھپائے تھے۔ نسرین کے چہرے پر خوف اوپر آیا۔ میں نے فائل کھولی اور اس میں موجود ذہنی صحت کی مشکوک رپورٹ سب کے سامنے پڑھ کر سنانا شروع کر دی۔ پھر وہ دستاویز نکالی جس کے ذریعے میری جائیداد، بچت اور حتیٰ کہ میری بیٹی سے متعلق فیصلوں کا اختیار نسرین کو دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہر جملے کے ساتھ ذہن میں موجود خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ آخر میں نے موبائل پر موجود صوتی ریکارڈنگ چلا دی۔ کمرے میں نسرین کی اپنی آواز گونجی۔ اس بار کسی کو میری بات پر یقین کرنے کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ سازش کا پردہ ان کے اپنے الفاظ میں چاک کر دیا تھا۔ میں نے فائل کا اگلا صفحہ کھولا اور کاغذ کی ایک ایک سطر سب کے سامنے بلند آواز میں پڑھ کر سنانے لگی۔ نسرین کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے اتر گیا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے فائل چھیننا چاہتی تھی، مگر ابا فوراً میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بس اب میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں نے اسی لمحے موبائل نکالا اور وہ صوتی ریکارڈنگ سب کے سامنے چلا دی۔ چند ہی سیکنڈ بعد نسرین کی اپنی آواز پورے ذہن میں گونجنے لگی۔ اس میں وہ سائرہ کے ساتھ مل کر مجھے ذہنی مریض ثابت کرنے، زچگی کے بعد مجھے ایک ادارے میں داخل کروانے، اپارٹمنٹ اور 50 لاکھ روپے پر قبضہ کرنے اور رافیہ کو ایک مظلوم شوہر کا ڈرامہ کرنے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ہر جملہ ان کے خلاف ایک نئے ثبوت کی طرح سامنے آ رہا تھا۔ رافی کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی مجھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگا، فاطمہ میری بات سنو، مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب تمہاری وضاحت سننے میں مجھے میری کوئی دلچسپی نہیں۔ تم نے اپنی خاموشی سے جو فیصلہ کیا تھا، آج میں بھی اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں۔ میں نے سب کے سامنے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ ثبوت میرے وکیل کے پاس محفوظ ہے اور قانونی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ نسرین نے جعلی دستاویزات اور مشکوک مہر کے ذریعے میری جائیداد اور مالی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اب اسے اپنے کیے کا جواب قانون کے سامنے دینا ہوگا۔ میرے الفاظ سنتے ہی نسرین کے ساتھ آئے دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے لہجے کی ساری اکڑ ختم ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس معاملے میں زیادہ دیر رکنا ان کے لیے بھی مصیبت بن سکتا ہے۔ نسرین کی حالت سب سے زیادہ بدل چکی تھی۔ چند لمحے پہلے تک وہ پورے اعتماد سے میرے گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ اسے شاید پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ جس بہو کو وہ کمزور سمجھ کر اپنی مرضی سے چلانا چاہتی تھی، وہ خاموش ضرور تھی، بے خبر نہیں۔ اسی دوران ابا نے دکان سے لایا ہوا لاؤڈ اسپیکر صحن میں رکھ دیا۔ میں نے پہلے ہی ندا کی مدد سے ریکارڈنگ کو صاف کروا لیا تھا تاکہ پس منظر کا شور ختم ہو جائے اور ہر لفظ واضح سنائی دے۔ جیسے ہی آواز دوبارہ گونجی،
आस पास के घरों से लोग निकलने लगे। देखते ही देखते गली में कई अफराद जमा हो गए। लोग हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे कि एक सास अपने हामिला बहू को झूठे मुकदमे और जाली कागजात के जरिए इसके अपने बच्चे और घर से महरूम करने की मंसूबाबंदी कर सकती है। एक उम्र रसीदा पड़ोसन ने गुस्से से कहा, यह कैसी रिश्तेदारी है, बहू को बेटी समझने के बजाय इसकी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई थी। इस जुमले के बाद कई औरतें भी नसरीन के रवैये पर अफसोस करने लगी। नसरीन ने रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश की, मगर अब्बा ने सख्ती से इसे रोक दिया। राफिया ने बढ़ते हुए हुजूम को देखा तो इसने नजरें झुका ली। जिस शख्स को अपने आप को कामयाब और समझदार समझने का गुरूर था, आज वो अपने ही फैसलों के बोझ तले खड़ा था। मैं दहलीज पर आई और सबके सामने बोली, मैं इस खानदान की बहू रही हूँ, मगर आज मैं इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर चुकी हूँ। मैं किसी के सामने अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगूंगी। फिर मैंने गांव के बुजुर्गों के सामने वो फाइल रखी और पूरी बात समझाई कि किस तरह एक मशकूक क्लिनिक और जाली रिपोर्ट के जरिए मुझे जहनी तौर पर गैर मुस्तहकिम साबित करने की कोशिश की गई, ताकि मेरे माली मामलात और बच्चे से मुताल्लिक फैसलों पर कब्जा हासिल किया जा सके। लोगों में गुस्सा बढ़ गया। कई अफराद ने कहा कि मामला कानून के हवाले किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई किसी कमजोर औरत को इस तरह धमका ना सके। नसरीन बार बार यही कहती रही, यह हमारे घर का मामला है, किसी को दरमियान में बोलने का हक नहीं। मगर अब इसकी आवाज पहले जैसी बुलंद नहीं रही थी। सायरा भी राफिया के पीछे छुप गई। जिस लड़की ने कुछ देर पहले मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा बातें की थी, अब खुद लोगों की नजरों से बच रही थी। मेरे दिल पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ इस वक्त उतर गया। मुझे अब इस बात की फिक्र नहीं थी कि लोग मुझे तलाक या फतह कहेंगे या मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे लिए सबसे अहम मेरी बेटी और मेरी इज्जत थी। अब्बा मेरे पास आए, मेरा हाथ मजबूती से थामा और बगैर कुछ कहे मुझे यकीन दिला दिया कि मैंने गलत रास्ता नहीं चुना। कुछ देर बाद जब हालत खतरे पर सुकून हुए तो मैंने राफी और नसरीन को अंदर बुलाया। इस बार मैं इस पर चाय नहीं, चंद कानूनी कागजात रखे थे। मैंने राफिया के सामने वो दस्तावेज रखते हुए कहा, मैं अब इस रिश्ते को मजीद नहीं निभा सकती। तुमने इस वक्त मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं पालूंगी जहां मोहब्बत के बजाय खौफ और लालच हो। मैंने जायदाद के मामले पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर दिया। अपार्टमेंट हमारी शादी के बाद मुश्तरका आमदनी और मेरी तरफ से दी गई रकम से खरीदा गया था, इसलिए इसका फैसला कानून और बाहमी रजामंदी के मुताबिक होगा। मेरे नाम मौजूद 50 लाख रुपये मेरी शादी से पहले की बचत और हक महर से बचाई गई रकम थी, जिसे मैंने अपने औलाद के मुस्तकबिल के लिए महफूज रखा था। मैंने साफ कहा कि किसी जाली हलफनामे की बुनियाद पर कोई शख्स इस पर कब्जा नहीं कर सकता। फिर मैंने पुलिस के सामने मौजूद दस्तावेजात की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि इस मामले की मुकम्मल कानूनी जांच हो। अगर किसी ने जाली कागजात या गलत तबी रिपोर्ट तैयार करवाई है तो हकीकत सामने आनी चाहिए। इस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी से इंतकाम नहीं ले रही थी। मैं सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को एक ऐसे रिश्ते से आजाद कर रही थी जिसमें एतमाद बहुत पहले मर चुका था, और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। यहाँ तक कि इन्हें अपने ही रिश्तेदारों की तरफ से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के सामने वो हमेशा अपनी दौलत, बड़े घर और ऊंचे ताल्लुकात का रोब जमाया करती थी, अब वही लोग इनसे नजरें चुराने लगे थे। कुछ रिश्तेदारों ने फोन करके सिर्फ इतना पूछा कि आखिर तुमने अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों किया, मगर इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने का फैसला कर लिया था। तलाक के बाद के इब्तदाई दिन आसान नहीं थे। कभी कभी रात को जाना को सीने से लगाए बैठी तो दिल में ख्याल आता कि अगर इस रात में वो लिफाफा न ढूंढ पाती तो आज मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी कहाँ होती। शायद मैं किसी ऐसे इदारे में बंद होती जहां मुझे अपनी ही गुनाही साबित करने वाला भी कोई ना होता और मेरी बेटी भी मुझसे दूर कर दी जाती। लेकिन फिर मैं अपनी बेटे का मासूम चेहरा देखती और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसने ऐन वक्त पर मेरे लिए रास्ता खोल दिया था। निदान कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल तौर पर संभाल ली थी। जाली तबी रिपोर्ट, मशकूक क्लिनिक, जाली दस्तखत और जायदाद के कागजात की तहकीकात शुरू हो चुकी थी। अब यह मामला सिर्फ खानदान की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहा था। जिन लोगों ने मुझे कमजोर समझकर ये कागज के जरिए मेरी जिंदगी छीनने का मंसूबा बनाया था,
इन्हें अब हर कदम का जवाब देना था। कई माह बाद जब मैं अपनी बेटी को गोद में लिए अपने नए घर की बालकनी में खड़ी थी तो सूरज गुरूब हो रहा था। अन्ना मेरे कंधे से लगी सो रही थी और मैं खामोशी से आसमान को देख रही थी। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी हमें जिस चीज से महरूम करती है दरअसल वही चीज हमें अपने असल वजूद से मिला देती है। मैंने अपना शौहर खोया था लेकिन खुद को पा लिया था। मैंने ये घर खोया था लेकिन सुकून हासिल कर लिया था। मैंने ये खानदान का सहारा खोया था लेकिन अपने वालिदैन और अपनी बेटी की सूरत में यह कैसा खानदान पाया था जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने जाइना की माथे पर बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, बेटी तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, तुम वो ताकत हो जिसने तुम्हारी माँ को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। और इस दिन मुझे समझ आया कि औरत को मजबूत बनाने के लिए हमेशा कोई दूसरा शख्स जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक माँ की मोहब्बत ही इसे इतनी ताकत दे देती है कि वो पूरी दुनिया के सामने सच के लिए खड़ी हो जाए। मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि रिश्ते खून से नहीं किरदार से मजबूत होते हैं। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती बल्कि इसके फैसले बताते हैं कि वो हकीकत में कितना बड़ा इंसान है। और जो लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके अपनी खुशी तामीर करना चाहते हैं इन्हें एक दिन इसी हकीकत का सामना जरूर करना पड़ता है कि झूठ की बुनियाद पर बनाया हुआ महल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच की एक आवाज इसे जमीन पर ला सकती है। वक्त गुजरता गया और मेरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मामूल पर आने लगी। कानूनी कार्रवाई भी अपने मरहले तय करती रही और सास के बनाए हुए जाली कागजात और छोटे रिपोर्ट की हकीकत सबके सामने आती गई। जिन लोगों ने कभी मुझे कमजोर समझा था अब वही मेरी हिम्मत की मिसाल देते थे। मैंने अपनी सारी तवज्जो जाइना की परवरिश और अपने काम पर लगा दी। मैंने दोबारा ऑनलाइन काम शुरू किया और अपनी मेहनत से एक छोटा सा कारोबार भी खड़ा कर लिया। अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। मेरे वालिदैन मेरे साथ थे, मेरी बेटी मेरे पास थी और सबसे बढ़कर मुझे अपने फैसलों पर यकीन था। कभी कभी असद का ख्याल जरूर आता मगर अब दिल में ना मोहब्बत बाकी थी ना गुस्सा। मैंने इसे अल्लाह के हवाले कर दिया था। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी माँ से भी फासले पर रहने लगा है। शायद इसे आखिरकार एहसास हो गया था कि जिस शख्स के लिए इसने अपनी बीवी और बेटी का एतमाद कुर्बान किया इसी लालच ने इससे सब कुछ छीन लिया। एक शाम मैं जाइना को सहन में खेलता देख रही थी। वो हंसते हुए मेरे पास आई और मेरी गोद में बैठ गई। मैंने इसे सीने से लगाया तो मेरी आंखों में भी इख्तियार आंसू आ गए। मुझे वो रात याद आ गई जब मैं खौफ से कांपती हुई घर से निकली थी। मुझे नहीं मालूम था कि अगली सुबह क्या होगा लेकिन मैंने सिर्फ इतना जाना था कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मैंने जाइना के माथे पर बोसा दिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह उस रात मैंने सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत मांगी थी लेकिन तूने मुझे मेरी पूरी जिंदगी वापस दे दी। इस दिन मुझे समझ आया कि बाज़ औक़ात अल्लाह हमें किसी रिश्ते से इसलिए नहीं निकालता कि हम हार गए हैं बल्कि इसलिए निकालता है कि वो हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां हमारी इज्जत, सुकून और खुददारी महफूज हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिंदगी का वो खौफनाक बाब खत्म हो चुका था। अब मेरे सामने एक नई सुबह थी। मैं एक टूटी हुई बीवी नहीं थी, मैं सिर्फ जाना की माँ थी और एक ऐसी औरत जिसने सीख लिया था कि खामोशी हमेशा सरल नहीं होती और अपने हक के लिए खड़ा होना कभी जुल्म नहीं होता। और शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था, जो लोग हमें कमजोर समझकर हमारे खिलाफ साजिश करते हैं इन्हें जवाब गुस्से से नहीं बल्कि सच, सब्र और हिम्मत से देना चाहिए, क्योंकि झूठ चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना लगे एक दिन सच के सामने जरूर हार जाता है। और यूं मेरी जिंदगी का वो बाब जो ये खतरनाक साजिश से शुरू हुआ था मेरी बेटी की मुस्कुराहट और एक नई उम्मीद के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।